हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका यूपी अभ्युदय योजना में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तरफ से मैं अखिल श्रीवास्तव मिर्जापुर की टीम से आप सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जल्दी जल्दी क्लास में ज्वाइन कर लें। मैं 2 मिनट का समय देता हूं। प्रखर, वैष्णवी, सुहासिनी, शुभी, शिवपूजन, अभिषेक, अनुराग, आदित्य, जो भी लोग क्लास करते रहते हैं, आशा, रवि सोनभद्र से हैं, रवि जी आपका भी स्वागत है। सभी लोग ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी, और जब आप बोलेंगे तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो एटलीस्ट आप क्लास के टाइम पे आ जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा मेहनत करें, आपका 1-2 मिनट का समय लगेगा। जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें, फिर हम क्लास के बारे में बात करेंगे। आज संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसका आज लास्ट क्लास होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं, उसको मैं इसमें कवर अप कर दूंगा, पूरी चीज़ें बता दूंगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। निखिल भी आ गए। निखिल, आपका भी वेलकम है, आपका भी स्वागत है। गुड़िया, वैष्णवी, शुभी, जी दोस्त, 2 मिनट का समय, 2 मिनट समय ले लिया कीजिए आप लोग आने के बाद, और फिर हम बातें करेंगे अपने चैप्टर की। अच्छा, एक चीज और मैसेज कीजिए जरा, कितने लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है अभी? कितने लोगों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है? सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। शिव पूजन, है ना, सिलेक्शन लेना आप लोगों को, तो थोड़े से हाईली मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई करिए खूब, जितना कर सकते हैं। जो हम लोग के साइड से होगा वो हम लोग आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग देखें, इसे ज्वाइन करें। हर संभव प्रयास सफलता की ओर, हर संभव प्रयास सफलता की ओर, ठीक है? तो देखिए, स्टार्ट करें, थोड़ा स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ें। चलिए, अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर जो थोड़ा लेट आएगा वो भी देखिएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट कर देते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज लास्ट टॉपिक होगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेडिकल में नहीं पूछी जाती हैं, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में गिवन होगी, तो मैं उसे हल्का सा बता दूंगा, इंट्रो दे दूंगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराइएगा नहीं कि सर आपने मुझे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत डेप्थ में नहीं बताया, तो वो उतने डेप्थ में आती नहीं है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है? तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इन सभी पे आइगन वैल्यू, इन सभी पे आता ही नहीं, एमएससी का टॉपिक है। 1-2 पॉइंट्स लिख दिया है एनसीईआरटी ने, तो वो आपको ना आएगा ना तो जानने की जरूरत है, बट बेसिक चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा उसका, ठीक है? तो वेलकम सभी का, सभी आ गए हैं, सभी आ गए, सभी आ गए। देखिए, केमिस्ट्री में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, और बहुत ही आराम आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे नोड। आज के टॉपिक में नोड, नोडल प्लेन। आज का बेसिक टॉपिक ये है कि नोड और नोडल प्लेन। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नोड और नोडल प्लेन ही पढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है हमें इस चैप्टर में। इस चैप्टर के टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। एक तो हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको थोड़ा जानना चाहिए कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये थोड़ा सा हमें जानना है। फिर उसके बाद हम थोड़ा नोड और नोडल प्लेन की बातें करेंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एलिमेंट का दूंगा, जैसे क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि किस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेके बैठा हूँ, सो दैट अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एटलीस्ट बता सकूं कि किस ईयर में ये चीज़ें आपकी आई हैं, ठीक है? तो होपफुली कि हम लोग आज इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, 91 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और 99 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और 91 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? 97 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं,
इसके पहले वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके लिए क्या बेसिक रूल होते हैं, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, हंट्स प्रिंसिपल, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ये सारी इन चीज़ों पे डिस्कस हो चुका था। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने आपको ये बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरने को देता हूँ, उसको जरा देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको हंट्स प्रिंसिपल और ये सारी चीज़ें बताई थी। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप ये जरा ध्यान दीजिएगा कि 1s2, 2s2 एनर्जी लेवल के हिसाब से 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ठीक है, 4s2, 4p6, 4d10। जिन्होंने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, रवि या प्रखर, तो वो जरूर देख लीजिएगा। निखिल, ठीक है। अगर आप पिछला वाला लेक्चर देख के नहीं आएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है कि आप उस पिछले वाले लेक्चर को भी माइंड में रख के चलें। तो देखिए ये आपका मैंने बताया था कि इस तरह से आप बना लीजिएगा, और इसको जब आप फिल करने लगेंगे तो लोअर एनर्जी में पहले, फिर हायर एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इस तरह से इसको आप इसको एरो बना लीजिए, और जैसे जैसे आपका एरो मूव कर रहा है वैसे ही वैसे आपको मूव करना है, ठीक है। जैसे जैसे एरो मूव कर रहा है, जैसे अगर आपको बोला जाए 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना तो इसके बाद यहाँ से जाके आप कहाँ पे आएंगे, देखिए इधर आ जाएंगे, तो इस वाले में फिल कीजिएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन भी इसमें जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर, क्योंकि यहाँ 6 तक जा सकता है ना। तो ऐसे आपको फिल करना है। तो चलिए मैं कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 के टर्म में, ठीक है। वैष्णवी, सौम्या, बात आ रही समझ में? तो इसको 11 कैसे फिल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर 2 यहाँ आ गया, 4 हो गए, 6 यहाँ आ गए, कितने हो गए, 10 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने फिल किया है वैसे वैसे ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे बताइए, 1s2, ठीक, फिर 2s2, फिर क्या लिखेंगे, 2p6, फिर क्या लिखेंगे, 3s1 लिखिएगा, 1 लिखिएगा, क्योंकि देखो अब 1 लिखने से यहाँ तक आपके 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो 2 2 4 6 10 1 11। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में अब 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको जरा भरिए, कैसे भरेंगे, यहाँ से देखते जाइए, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ, 4, फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ 6, 6 के बाद यहाँ 6, 2 2 4, सॉरी 2 2 4 6 10, 10 के बाद 2 यहाँ आ गया, 12, 12 के बाद इधर आ गया ना, 12 6 18, और ये 2 20, मतलब आपको 4s2 तक आना है, 3d में नहीं जाना है। देखो यहाँ से इसके बाद इधर आ रहा है ना, इधर आ रही लाइन। तो जब भी आपको भर रहा है तो ये जरूर बना लीजिएगा, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करिएगा। तो देखिए 1s2, सभी बच्चे आ रहा है समझ, आशा, 2s2 वैष्णवी, 2p6 आ रहा है, तो आप अपने से करिए जरा, और जिससे आता है वो भी इसे देख लो। देखो 20 हो गए क्या, 6 2 8 2 10 2 12 6 18 20 हो गए, ठीक। अगर मैं बोलूं 21वां इलेक्ट्रॉन फिल करना है, अगर मैं आपको बोलूं इसकी 21वां इलेक्ट्रॉन फिल करना है स्कैंडियम का, चलिए जरा बताइए 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिल करेंगे, स्कैंडियम का कहाँ से फिल करेंगे, जल्दी बताइए। एक बार आप लोग अपने से फिल करिए स्कैंडियम। स्कैंडियम में 21 होता है, स्कैंडियम में 21 होता है, जरा फिल करो।
ऐसे साथ साथ में उतार लो इसे, राइट लिख लो इसे। ठीक है, लिख लो इसे। अब चलो लिख लिया। चलो अब मैं आपको स्कैंडियम टाइटेनियम का देता हूँ, जरा ध्यान से बनाइएगा उसका। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम सभी का दे देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ स्कैंडियम, इसके बाद आप किसका बनाइए, स्कैंडियम का। स्कैंडियम ये होता है 21, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, मतलब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्कैंडियम के बाद होता है टाइटेनियम, ये 22 होता है। इसका होता है वैनेडियम, 23 होता है। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, फिर होता है क्रोमियम, क्रोमियम का 24 होता है। फिर होता है एमएन 25, आयरन का होता है 26, 26। ये आपको ध्यान मतलब याद हो ही जाएगा, 12 तक तो याद ही हो जाएगा। स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीज का आयरन 27 किसका होगा, 28 होता है निकल, निकल का। 29 होता है कॉपर का। जल्दी से बताओ 27 किसका होता है प्रखर, जेडन होता है, जेडन का होता है 30। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन, आयरन 27 किसका होता है जरा बताओ। पीरियोडिक टेबल भी शायद देखो यहाँ पे होगा, मैंने रखा होगा। ये देखो 27 है कोबाल्ट का, 27 है कोबाल्ट का, आयरन का है 26। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल से भी याद हो जाएगा। 27 है कोबाल्ट का ना। आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना आपको। कोबाल्ट का हो गया 27, तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरो। अब देखो भरने के लिए, अब जरा पहले बोर्ड पे देख लो, सभी बोर्ड पे देख लो, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी। सभी लोग बोर्ड पे देखिए। शिव पूजन जरा मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब मैं 21 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, 20 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक हो गए थे आप लोगों के। शिव पूजन 21 इलेक्ट्रॉन तो हो गए थे आपके, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। 21 वाला इलेक्ट्रॉन सुबह कहाँ जाएगा, और सभी लोग बताओ 21 वाला कहाँ जाएगा। क्या ये 3 के डी में जाएगा या 4 के पी में जाएगा, 3 के डी में जाएगा या 4 के पी में जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 3 के डी में जाएगा, वेरी गुड, 3 के डी में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये देखो यहाँ से ऊपर जाएगा ना, देखो ये ऐसे, फिर ये नीचे आएगा, तो 3 के डी में जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 21 वाले के लिए 3D1, 21 वाले के लिए 3D1। तो यहाँ तक मेरा जो चेंज होगा बच्चे, चेंज तो यही होगा, बाकी देखो एक कॉमन होगा, बाकी यहाँ पे कॉमन होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, 21, जरा ध्यान से देखो, 21 जरा ध्यान से देखो, सभी सारा ध्यान से देखो, क्या ये चीज कॉमन हो जाएगी, और यहाँ मैं 4s2 3d1 ये कर सकता हूँ 21 के लिए। 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वैष्णवी, 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ। 22वां इलेक्ट्रॉन देखो डी के दूसरे में चला जाएगा 22वां, तो ये सारा एक जैसा 4s2 3d2। फिर 23वां क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 4s2 3d3। 24वां कहाँ जाएगा, 4s2 3d4। लेकिन ये गलत, ये क्या है, ये गलत है, ये एक्सेप्शन है, और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 91 में क्वेश्चन आया है जो इसी से रिलेट करता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 21 वाला जो है आपका 24 वाला और 29 आपका, ये दो एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है क्यों, क्योंकि यही हाफ फिल्ड जो होते हैं और फुल फिल्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है सुबी, इसलिए ये दोनों एक्सेप्शन, इसको क्लिक भी कर लीजिएगा, टिक भी कर लीजिएगा।
और गोल्डनियम का 64 होता है, गोल्डनियम का 64 होता है। अगली क्लास में आप लोग मुझे गोल्डनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। ये आपका पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है गोल्डनियम का, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो 29 देख लीजिए, ये एक्सेप्शन होता है, तो इसका हम क्या लिखते हैं बच्चे, देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इसमें, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है यहाँ। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर लिया तो s में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1, तो क्या हो जाएगा 4s1। और d में कितना हो जाएगा 3d5, ठीक है, 3d5। तो ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसके नीचे 25 वाला बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 4s2 3d5, 25 है तो 25 का 5 कर देना इधर ना, 25। 26 का क्या कर लोगे 4s2 3d6, 26 का 6, बाकी अब आप सभी कर लीजिए यहाँ पे 4s2 3d7, 4s2 3d8। ऐसा करने के बाद याद भी कर लेना, क्योंकि 12th क्लास में ये पूरे की जरूरत पड़ेगी। 29 अगेन एक्सेप्शन है, तो अगर आपका 29 अगर आप रूल से भरेंगे तो 4s2 3d9 होगा, जबकि ये 4s1 3d10 होता है। ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया है 91 में, ये क्वेश्चन आया है 91 में AIPMT में। और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 99 में आया हुआ है। आप देख लीजिए आयरन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, 1s2 2s2 करके पूरा आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जिंक की बात करेंगे तो 4s2 3d10। देखिए कॉपर में 4s1 होता है, जिंक में 4s2 होता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो निखिल, प्रखर, ठीक है। और जो एक्सेप्शन है वो वाला भी लिख लो कि यहाँ कहाँ एक्सेप्शन है। क्रोमियम का कॉपर का एक्सेप्शन होता है, क्रोमियम का कॉपर का एक्सेप्शन होता है, बाकी एज इट इज होते हैं। इन द सेम वे जब आप हेवियर एलिमेंट को भरेंगे, जैसे आप गोल्डनियम का भर रहे हैं या प्लूटोनियम का भरो, या जितने बड़े एटॉमिक नंबर वालों को भरोगे, तो वहां पे भी जस्ट सारे रूल एक जैसे फॉलो नहीं हो पाते हैं, कुछ कुछ अदर फैक्टर भी वर्क करते हैं। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे आपको गोल्डनियम है, हॉफनियम है, ये थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट का, ठीक है। ये कर लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं, ये कर लीजिए तो आगे बढ़ूं। हो गया, आज चैप्टर खत्म करना है, कुछ बेसिक चीज और बताना है, फिर उसका चैप्टर खत्म। अब बात आती है प्रखर, अब यहाँ एक और बात आती है प्रखर निखिल, कि ये जो आपने एक्सेप्शन की बात की, ये जो एक्सेप्शन है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, जो आपने यहाँ हेडिंग लिखा है आपका, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फॉरफिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ये जो आपने बात की है उसको मैं अब आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ऐसा क्यों होता है। देखिए सारे बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। देखिए उसका दो रीजन है, दो बेसिक रीजन है। लास्ट ईयर आपका लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, ये क्लियर है। आप वेट करते रह गए, स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, और 11 से बच्चा 12th में भी आ गया, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि आपका अगर बेस वीक हो जाएगा तो फिर आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए हर एक चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बेसिक से बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिक से बता के आपको अप टू नीट जितनी ज़रूरत है वो चीज़ें आपको बता दूँ। तो हर एक चीज़ों को ध्यान से बच्चों समझते रहिए, तो ही आपको समझ में आएगा।
जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, देखिए इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दो चीजों से एक्सप्लेन की जाती है। एक तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल बन जाए तब कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। दूसरा एक्सचेंज रूल, एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ही स्टेबल होगा। अब इससे बात समझने की कोशिश करिएगा। देखिए एक लाइन लिख लीजिए चाहे या समझ लीजिए, नेचर लव्स द सिमेट्री। क्या मैंने बोला? नेचर लव्स द सिमेट्री। नेचर यानी प्रकृति सिमेट्रिसिटी को, यानी सिमेट्री का मतलब होता है सममिति, मतलब समान को लाइक करती है। जैसे जैसे अगर आपको बताइए मुझे, मैं दो पेड़ बना रहा हूँ, एक पेड़ मैंने ऐसे बना दिया, तो भी बताओ बेटा। आदित्य तुम भी बताओ अपने चुनार, मिस्टर चुनार नरेश है, मिस्टर आदित्य, चुनार के साइड में अगर ऐसा पेड़ है और एक पेड़ ऐसा है चुनार, ठीक है, ऐसे, अब कौन सा पेड़ तुम्हें पसंद आएगा? ये वाला पसंद आएगा कि ये वाला? या एक पेड़ बहुत अच्छा है ऐसे गया, देखो जैसे ऐसे होता है ना कांटे वाले पेड़, अगर ये सिमेट्रिकल दिख रहा है तो इसे तुम पसंद करोगे, और अगर सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, पता चला ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यूं है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसा पेड़, कौन सा पेड़ पसंद करोगे तुम लोग? ऑप्शन बताओ जरा, ए बी सी डी, सबसे अच्छा कौन सा पसंद करोगे? ए बी सी डी में बताओ। बी को पसंद करोगे, फिर ए को पसंद करोगे, फिर सी को पसंद करोगे, फिर डी को पसंद करोगे। क्यों क्यों करोगे? क्योंकि इस केस में ये ज्यादा सिमेट्रिकल है। तो जितना भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होता है। जितना भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है वैष्णवी? क्लियर है बच्चे? मिस्टर अभिषेक, अजीत, रवि, जितना सिमेट्रिकल होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा आप जैसे देखो, मेरे पास कितनी आंखें हैं? दो आंखें हैं, सिमेट्री है, आप लोग को अच्छा लगेगा। तीन आंख वाला कोई दिख जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल को नहीं प्रेफर करते हैं, ठीक है। या अगर आप देखिए आपके दो हैंड्स हैं, तो दो हैंड से अगर आपको तीन हैंड्स हो जाए तो अनसिमेट्रिकल हो गया, तो ज्यादा आप पसंद नहीं करेंगे। तो जितनी भी सिमेट्रिसिटी होती है उतना ही हमें वो चीजें पसंद आती हैं। तो नेचर लव द सिमेट्री, तो एक होता है कि सिमेट्रिसिटी, दूसरा होता है एक्सचेंज। आप जितना टाइम एक्सचेंज कर सकें उतना ही आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, जितना टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास फिजिक्स की बुक है, आपने फिजिक्स को एक्सचेंज कर दिया, तो एक्सचेंज करके कुछ लेंगे ना। मान लीजिए फिजिक्स को एक्सचेंज करके केमिस्ट्री की बुक ले ली, फिर अब एक्सचेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपने बुक एक्सचेंज कर दिया, पढ़ाई नहीं, आपने एक्सचेंज किया, दूसरी बुक पढ़ ली, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक एक्सचेंज करके मैथ्स पढ़ लीजिए, मैथ्स को एक्सचेंज करके बायो पढ़ लीजिए, बायो को एक्सचेंज करके हिंदी पढ़ लीजिए। तो ऐसे कैसे कर करके क्या हुआ, एक्सचेंज रूल से ये फायदा हुआ कि एक ही किताब खरीदनी पड़ी और कई बुक्स आपने पढ़ लिया। तो ड्यू टू द एक्सचेंज, एक्सचेंज से क्या हुआ, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यही चीज आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हो तो सेम चीज होती है। तो जितना एक्सचेंज होगा और जितना सिमेट्रिकल होगा कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। तो आप बात समझ गए। अपने लैंग्वेज में लिखना चाहें तो बस इतनी चीजें लिख लीजिए, बहुत है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन होती है, ड्यू टू टू फैक्टर, दैट इज, यहाँ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन बाय टू फैक्टर, दैट इज द सिमेट्रिसिटी एंड एक्सचेंज रूल, सिमेट्रिसिटी एंड एक्सचेंज रूल। अब जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्रोमियम। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, जरा मैं रुक जाता हूँ, सभी लोग समझना ज्यादा जरूरी है कि लिखना, कि समझ के लिखना? मैंने एक बार और पूछा था, समझना ज्यादा जरूरी है कि लिखना, कि समझ के लिखना? समझ के लिखना, ठीक है, समझ के लिखना।
तो पहले समझ लीजिए, एक बार दिमाग में वो चीज़ें भर जाएँ, फिर आप उसे टू द पॉइंट लिख लीजिए। और टू द पॉइंट लिखिए बहुत, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जा रहे हैं। आप यहाँ बोर्ड नहीं देख रहे हैं, ठीक है? कॉम्पिटिशन में आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए बस। तो अब देखिए क्रोमियम की ज़रा बात कर लेते हैं हम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या लिखा है? 1s2, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, 2s2, 2p6, एक बार मिला लीजिएगा आप, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये करेक्ट वाला है, ये करेक्ट वाला है। और रॉन्ग वाला जो है वो क्या है? सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, 4s2 और 3d5 है, ठीक है? तो पहले मैं रॉन्ग वाला देख लेता हूँ। रॉन्ग मैंने क्यों क्यों बोला था एक्सेप्शन है, उसको ज़रा देख लीजिए। 4s2 लिख दूँ मैं यहाँ लास्ट, क्योंकि एक्सचेंज या सिमेट्री देखेंगे तो लास्ट वाले में देखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाला पहले से ही सिमेट्रिकल है, पहले वाला पहले से ही स्टेबल है। तो ज़रा यहाँ देखो, क्रोमियम इस वाले इसके लिए है ना, तो तुम क्या लिखोगे? 4s2, मैंने लास्ट में आपको ये ऑर्बिटल डायग्राम में सिखाया था, याद हो आपको तो। ठीक है आदित्य, आदित्य तुम उस क्लास में आए नहीं थे क्या? ठीक है, ये है क्रोमियम। अच्छा, अब मैं इस वाले क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, जरा देखो, इस एक खाने में एक, ठीक, तो पहला स्ट्रक्चर ज्यादा ज्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है या दूसरा? पहला ज्यादा सिमेट्रिकल है या दूसरा? ऑब्वियस सी बात है दूसरा। तो ड्यू टू द सिमेट्री, जहां पे सिमेट्री होगी वहां कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? जहां सिमेट्री होती है वहां कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए आपके पास, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके पास सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? एक मिनट, कुछ थोड़ा सा मैंने, क्रोमियम का जो गलत वाला है यहाँ पे 4 है ना, क्रोमियम का जो गलत वाला है, सही वाले में यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो गलत वाले में यहाँ पे एक ही बनाएंगे ना, ये देखिए, एक ही बनाओगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे, तो ये वाला ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ये वाला कम सिमेट्रिकल है, तो इसलिए ये ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे, ठीक? यही मैंने आपको बताया है कि फुल फील्ड और हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन द एनी फील्ड, ठीक? अब नेक्स्ट उस पर आ जाओ। अब अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं तो देखो, इसमें तो एक्सचेंज नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसमें एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही फुल फील्ड है। तो ये वाला जब एक्सचेंज करेगा हाफ फील्ड वाला, ये देखो, ये यहाँ जाएगा, फिर इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, ये इधर भी एक्सचेंज कर सकता है, ये यहाँ पे भी एक्सचेंज कर सकता है, और ये यहाँ तीसरे वाले पे भी एक्सचेंज करता है, यहाँ पे भी कर, मतलब इसके जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज आएंगे 1 2 3 4, इस एक वाले इसके जो इस वाले इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज आएंगे 4, इसके आएंगे 1 2 3, इसके आएंगे 3, फिर इसके आएंगे 2, फिर इसके आएंगे 1, तो टोटल एक्सचेंज आपका ये होगा। टोटल एक्सचेंज का मतलब ये हुआ, वहां जैसे आप एक रूम में है, आधे भरे हुए हैं, अब जितने रूम है वहां तक चले जाइए, पहले रूम है, दूसरे रूम में आप चले गए, तीसरे रूम में, चौथे, पांचवें, तो ये आपका एक्सचेंज हो गया। जो दूसरे रूम में है वो आपके रूम में अभी नहीं आएगा, वो और उसके आगे वाले रूम में जाएगा, तो जो तीसरे रूम में वो और आगे वाले रूम में जाएगा, तो ये एक्सचेंज हो गया बच्चे। तो जितना एक्सचेंज उतना स्टेबल। अब देखो यहाँ पे अगर एक्सचेंज की बात करूं तो ये भी एक्सचेंज करेगा, देखो यहाँ से भी एक्सचेंज कर लेगा, ऐसे ही दिख रहा है आपको, 2 2 3 4 5, 5 एक्सचेंज से शुरू हो रहा है, तो 5 जाएगा, फिर 3 4 जाएगा, फिर 3 जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा मिलेंगे, तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिएगा,
extra stability is due to fulfilled and extra stability of fulfilled and half orbital is explained by symmetrical structure and exchange rule. लिख लो इसे मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, explained by symmetrical structure and exchange rule. Extra stability is explained by symmetrical structure and exchange rule. ठीक है आशा? अब इसमें बच्चे दूसरी बात लिखो. If the compound is more symmetrical, if the system is more symmetrical and there is more exchange, then it is more stable. If a system is more symmetrical and there is more exchange, it is more stable. तो क्या बातें मेरी समझ आ गई आप लोगों को? और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. क्या बातें आपको समझ आ गई मेरी? निखिल, प्रखर, अनुराग, अजीत, आदित्य, आगे बात समझ. अब बच्चे दूसरी बात पे चलते हैं. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आपका खत्म हो गया. थोड़ा नोड और नोडल प्लेन की बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोड. पहले मैं समझा देता हूं नोड, और इसको लिख भी लीजिएगा. नोड होता क्या है? देखिए नोड क्या होता है. अच्छा, क्या ऑर्बिटल में ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है सुबी, ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. ठीक है, ये आपने पढ़ा, मैंने बताया आपको. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा वहां उसको क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं नोड. उसको क्या बोलेंगे? नोड. इसको हिंदी में भी नोड ही बोलते होंगे. ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? नोड क्या होगा? नोड वो पार्ट है या वो प्लेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग 0 होती है. उसी को हम बोलते हैं नोड. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हिंदी में मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिए. नोड is that point or place where probability of finding of electron is 0. नोड क्या होता है? नोड इज दैट प्लेन और प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है, 0 है, उस प्लेस को हम बोलेंगे नोड. ठीक. नोडल प्लेन क्या होता है? अब जरा नोडल प्लेन भी देख लो. नोड से जाने वाले प्लेन को हम बोलेंगे नोडल प्लेन. नोडल प्लेन किसे बोलेंगे? नोड से जाने वाले प्लेन को हम बोलेंगे नोडल प्लेन. मतलब द प्लेन पासिंग थ्रू नोड इज नोन एज नोडल प्लेन. नोडल प्लेन. ठीक है. द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ, मतलब जहां से वो पाइप, जैसे मान लो मैंने अपने हाथ को ऐसे जोड़ा. देखो ऐसे जोड़ा. इधर जो आपका दिख रहा है मैक्सिमम हाथ का पार्ट है, इधर भी मैक्सिमम का पार्ट है. यहाँ बीच में अगर मैं थोड़ा सा इसे टच ना करूं तो ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? नोड. और इससे जो प्लेन पास कर दूं, अगर मैं ऐसे कोई प्लेन पास कर दूं तो उसे मैं बोलूंगा नोडल प्लेन. ठीक है, यही होता है नोड और नोडल प्लेन.
तो अगर आपको नोड और नोडल प्लेन की बात, अब जरा नोड को थोड़ा सा और समझो, नोड को थोड़ा और समझो। देखो नोड तुम्हारा दो तरह का होता है। नोड क्या होगा? दो तरह का होता है। एक होता है रेडियल नोड, और एक होता है एंगुलर नोड। ये बच्चे मैं समझा दे रहा हूं, समझ लेना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा आएगा भी नहीं नीट में। जेई में तो थोड़ा सा पूछा जाता है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, समझ जाएंगे तो उतना वहां पे भी है आपको। क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है, क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है, ये लाइन लिख लीजिए जरा। नोड आपके दो तरह के होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है। क्वांटम नंबर में मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बता दे, उसे ही आप क्या बोलेंगे? उसे ही आप क्वांटम नंबर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो जरा नोड की बात करते हैं, है ना। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक बेसिक मॉडल, पहले वाला मॉडल लेके चलते हैं जो बोहर थ्योरी के समय था। सुभी, सौम्या, वैष्णवी, समझ आ रहा है बच्चे? ठीक, पहले वाले में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही होगा आपको। इसमें आप 18 भर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2-3 भर दिए, बस 2-3 से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे जरा ध्यान से बताओ, क्या इस वाले पॉइंट पे, क्या जहां जो ये मैं देखो लाइन लेके जा रहा हूं, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है? क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये प्लेस क्या होगा? नोड होगा। क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है? इन द सेम वे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये प्लेस क्या हुआ? नोड हुआ। और इस नोड से अगर मैं प्लेन को पास कर दूं तो उसे मैं बोलूंगा रेड नोडल प्लेन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा दूसरी बात समझो, इस यहाँ से देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सिस में अगर डिवाइड कर दूं, जरा देखिए, एक्सिस समझ रहे हैं ना, एक्स वाई एक्सिस में डिवाइड कर दूं, मुझे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियस से, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी पहली वाली जो डिस्टेंस है 0.529 नैनोमीटर, आप हाइड्रोजन वाले में पढ़ा है ना आपने, रेडियस वाला, वही वाला मान लेता हूँ, इतने नैनोमीटर डिस्टेंस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो इतने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी उतने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे भी उतने डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे भी उतने डिस्टेंस पे होगा। तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी क्या? रेडियस का मतलब है डिस्टेंस, बताओ, डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी क्या? तो जो डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, इसी को हम बोलते हैं रेडियल नोड। इसी को क्या बोलेंगे? रेडियल नोड। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाला प्लेस कितने रेडियस पे है, उसको मैं बोलूंगा रेडियल नोड। क्लियर है इतनी बातें कि नहीं? इतने बातों में कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सभी को? दूसरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात, ध्यान से देखते रहो बच्चों बोर्ड पे, क्योंकि पढ़ाते समय ना मैं थोड़ा ज्यादा फोकस रहता हूँ। अगर आप इधर उधर करना शुरू किया, जैसे क्लासरूम, फिजिकल क्लास में तो दिखता है बच्चा बातें कर रहा है तो टीचर उसको टोक देता है। अभी क्या करोगे, घर पता चला किसी का फोन आ गया, तुम बात करने लगे, ठीक है, या अपना क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझे चले गए, और एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। इसलिए ध्यान से बहुत ही फोकस होके पढ़िए, नहीं तो केमिस्ट्री बड़ी टफ हो जाती है, लोगों को समझ नहीं आता चीजें। अब जरा मुझे ये बताओ, इस इलेक्ट्रॉन पे जाने के लिए क्या मुझे
देखो इधर से इतने एंगल पे जाऊं तब मुझे ये इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, मुझे इस एंगल पे जाऊंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ से घूम के इस एंगल पे जाऊंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए मुझे एंगल की भी जरूरत पड़ेगी क्या? एंगल की भी जरूरत पड़ेगी क्या? तो इसी को हम बोलते हैं एंगुलर नोड। समझ में आया? नोड समझ में आया? नोड। अब जैसे समझो, कैसे समझो, ये मोबाइल है, ठीक, ये मोबाइल अगर मैं अपने को सेंटर मान रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं ये मोबाइल मेरे चारों ओर ऐसे घूम रहा है, तो ये बच्चे घूम रहा है तो ये किसी डिस्टेंस पे मुझसे घूम रहा है, तो इतना डिस्टेंस मुझे जाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ? रेडियस। तो ये जो नोड आया इसका क्या नाम होगा? रेडियल नोड। लेकिन अगर ये मोबाइल मेरा यहाँ ना हो कि यहाँ चला जाए, तो मुझे इधर से इस एंगल पे जाना पड़ेगा, या इस एंगल की बात करो, अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो ये एंगल, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो ये एंगल, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो ये एंगल। तो जितना इलेक्ट्रॉन घूमता जाएगा या जो प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना हो वो प्लेस जहाँ जहाँ मिलता जाएगा, तो उसके लिए भी मुझे एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे नोड दो तरह के होंगे, एक रेडियल नोड, एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड पे जेई एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं, आते भी हैं, लेकिन बेसिक क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अगर वहां आता भी है तो वो फार्मूला दे के रखेगा कि रेडियल नोड, एंगुलर नोड, और इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। वो एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे देगा, मैथमेटिक्स सॉल्व करा देगा, बस इतने फर्क होता है। नीट के लिए सिर्फ इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं रेडियल नोड की बात करूं तो ये आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितने होते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, n माइनस एल माइनस 1। नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस 1। ये लिखो जरा। ठीक है, रेडियल नोड क्या हुआ? n माइनस एल माइनस 1। तो n क्या है यहाँ पे? n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मैंने आपको बताया मुख्य क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसे। l क्या है? दिगंशी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो n को मैं बोल देता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपको दिया ही होगा। l क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ये होगा नंबर ऑफ रेडियल नोड। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड क्या होता है? ये होता है एल, ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। तो टोटल नोड क्या होगा? टोटल नोड क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो एल से एल कैंसिल, तो टोटल नोड हो जाएगा n माइनस एल। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा तीनों। कभी आपसे रेडियल नोड पूछ सकता है, कभी आपसे एंगुलर नोड पूछ सकता है, कभी आपसे टोटल नोड पूछ सकता है। तो लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। देखिए कुछ पार्ट आपके छूट गए थे, जो ये अभी कंप्लीट कर दिया मैंने आपको। ठीक है, लिख लिया सुबी? चलो आशा लिख लो। और जिसका छूट जाता है ना, तो आप टाइम देखते रहा कीजिए, उसी टाइम पे वीडियो को फिर से चला के उसी पॉइंट पे ले जाके छोड़ दिया कीजिए, आपको दिख जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया? अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं 3n की बात करूं, तो मैं अगर इसमें पूछूं रेडियल नोड क्या होगा, सॉरी 3n नहीं, 3s, 3s के लिए रेडियल नोड क्या होगा? r, रेडियल नोड। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी बताया मैंने, n माइनस एल माइनस 1।
तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। l की वैल्यू s होता है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर p के लिए 1 होती है, सब पढ़ाया था आपको। तो ये 0 माइनस 1, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 2। रेडियल नोड कितना हो गया, 2। एंगुलर नोड बताओ क्या होगा, एंगुलर नोड क्या होगा, एंगुलर नोड की एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू क्या हुई, एस के लिए 0 होती है, तो एंगुलर नोड 0। टोटल नोड कितना होगा, टोटल नोड n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है, 3 में से एक गया 2। तो देखो, और यही तो देखो तुम कर रहे हो, यहाँ से रेडियल निकाला, यहाँ से एंगुलर निकाला, उतने ही आनी चाहिए। 2 प्लस 0 2 होगा, चाहे n माइनस 1 0, वो भी n माइनस 1 भी 2 होगा। तो देखिए ऐसे आप निकाल सकते हैं रेडियल नोड, एंगुलर नोड और टोटल नोड के बारे में। तो ये मेडिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको थोड़ा सा मैं फिगर से भी ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। जितनी चीज पढ़ा रहा हूँ बेटा उतना ध्यान रखना। अब देखिए शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन आ गया। अब शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन के पहले कुछ चीजें और हैं, उसको मैं बता दूं, फिर मैं शॉर्डिंगर बताता हूँ आपको, फिर इसका खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी समझ में आ गई, नोड समझ में आ गया, शॉर्डिंगर, फिर खत्म। अब आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल, देखो क्या होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल का जो आपका s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, सभी का एक शेप होता है। ठीक है, सभी ऑर्बिटल का शेप होता है। और ये जो शेप है ना, वो एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स में जब आप पढ़ेंगे, मतलब जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, हायर लेवल पे तो नहीं, मतलब आप तो नहीं पढ़ पाएंगे फिलहाल, अगर आप, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। और इसके बाद आप केमिस्ट्री एक लिमिट में आएगी, केमिकल फार्मूला जरूरत पड़ेगा, इन सब की जरूरत पड़ेगी। बट ऑर्बिटल या ऑर्बिटल के अंदर घुस के, एटम के अंदर घुस के क्या रिसर्च करना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपको उतना आएगा भी नहीं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बस वहाँ तक ही आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की मैं बात करूँ, तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स से डील किया गया है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसा शेप होता है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, अगर आप लोगों को याद है तो बताइए, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, प्रखर, ऐसा होता है शेप, होता है स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल। एस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, डम्बल। डम्बल जानते हैं, डम्बल, इसको डम्बल बोलते हैं। वो ऐसा नहीं, वो डम्बल वाला जो आप बोलते हैं ना कसरत करने के लिए डम्बल, वो नहीं, डम्बल मतलब ये शेप का नाम होता है डम्बल, डम्बल से। देखो दो है। तो ये जो पी होते हैं बेटा वो तीन तीन होते हैं। एक तो देखो एक्स एक्सिस पे जा सकता है, एक वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, और एक जेड एक्सिस पे जा सकता है। तो पी के जो शेप होते हैं, पी ऑर्बिटल क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक होगा पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जेड। शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। शेप कैसा होगा, डम्बेल, डम्बेल। ये पी का शेप है, एस पी। अगर मैं डी के शेप की बात करूं, डी के शेप की बात करूं, तो ये होता है डबल डम्बल। क्या होगा, डबल डम्बल। डी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, डबल डम्बल। अच्छा, एक काम करो, पहले ये बना लो तुम लोग, एस और पी बना लो, एस और पी बना लो, फिर मैं इसमें कुछ चीजें और बता दूं, फिर मैं आपको डी और एफ बताता हूँ। ठीक है, या बना लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, जल्दी जल्दी बनाइए। एस पी साइड में ही लिख लीजिएगा। एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो होता है वो डम्बल शेप होता है। ठीक है, अच्छा बना लिया, बना लिया। अब मुझे जरा ध्यान से देख के बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एस में
प्रखर एस में हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा क्या? कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम और कहीं ज्यादा। ठीक है, तो एस में, एस ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होगा, नो नोड। क्यों नोड नहीं होगा? क्यों नोड नहीं होगा? क्योंकि नोड का मतलब है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो, लेकिन चूंकि स्फेरिकल है तो वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं हो सकती। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप एक फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर अगर हवा भर देंगे, हवा को सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि इस बॉल के अंदर किसी एक प्लेस पे हवा नहीं होगी? क्या ये बोल सकते हैं सुभी, वैष्णवी? किसी प्लेस पे हवा नहीं होगी ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि किसी प्लेस पे हवा कम, किसी पे ज्यादा, ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्लेस पे हवा हो ही ना। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हर एक प्लेस पे हवा, यानी कि अगर मैं हवा को एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रीट करूं तो इलेक्ट्रॉन होगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट एवरीवेयर, एवरी प्लेस, इट मीन्स इन दैट केस देयर इज नो एनी नोड, क्योंकि नोड का मतलब होता है, नोड का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो। क्लियर है? नोड का मतलब समझ में आ गया? यहाँ पे भी देख लीजिए, तो इसमें नो नोड। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब दो गुब्बारा ले लीजिए, बलून, दोनों गुब्बारे को ऐसे जोड़ के मिला दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए फिगर, ये एक गुब्बारा इधर है, एक गुब्बारा इधर है, तो जो पकड़ के मिलाओगे उस प्लेस पे हवा होगी क्या? उस प्लेस पे हवा होगी क्या? नहीं होगी ना। हवा सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? इधर वाले गुब्बारे में होगी और इधर वाले गुब्बारे में होगी। इस वाले पे जहां पे जोड़े हो वहां पे कुछ नहीं होगा, जहां पे जोड़े हो जहां पे कुछ नहीं होगा, क्या वहां पे एक नोड मिल जाएगा क्या? क्या यहाँ पे नोड मिलेगा क्या? देखो यहाँ पे नोड है, ये नोड है। आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य बोलता है सर आपका समझाया समझ आ जाता है। एक बार मुझे बता रहा था आदित्य, लेकिन समझ में तो आ जाता है आप लोगों को, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए, है ना, जरूरी है आपकी खुद की मेहनत। टीचर अपने लेवल पे मेहनत करेगा, आप अपने लेवल पे मेहनत जरूर करें, है ना। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आ गई? तो P कितने तरह के होंगे? 3 तरह के होंगे। कौन कौन सा? PX, PY, PZ। कितना नोड आपको दिख रहा है? एक नोड दिख रहा है, हर एक P में एक एक नोड दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूं नोडल प्लेन कहाँ होगा, तो देखो X पे, देखो यहाँ पे मेरा हाथ देखो, अगर मैं ये एक्सिस ले लूं, X ले लूं, तो Y और Z अगर मैं प्लेन डाल दूं, YZ, देखो प्लेन के लिए 2 एक्सिस चाहिए, मतलब 2 पॉइंट चाहिए ना प्लेन के लिए। लाइन के लिए तो एक एक पॉइंट चाहिए, लेकिन प्लेन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। जैसे जैसे मेरा जिस पैड से मैं लिख रहा हूँ, देखो ये पेड़, ये प्लेन है, लेकिन ये क्या होगा, इसको मैं लाइन बोल सकता हूँ। तो प्लेन के लिए दो वो चाहिए, एक्सेस। तो अब देखो यहाँ पे जो एक्स है, तो यहाँ पे अगर आपको प्लेन पूछा जाए तो यहाँ पे एक प्लेन मिलेगा। प्लेन का नाम क्या होगा? एक्स पे तो है, तो ये प्लेन का नाम होगा वाई जेड प्लेन पे एक नूडल प्लेन होगा। तो जहां पे जैसे y है तो इसमें से y हटा के बाकी डाल दो, यहाँ पे एक्स जेड एक प्लेन होगा जिसको नूडल प्लेन बोलेंगे। यहाँ पे एक्स वाई एक प्लेन होगा जिसे तुम नूडल प्लेन बोलोगे। लिख लो ये सारी चीजें। एस में नो नोड, पी में एक नोड। अच्छा, जहां पे नो नोड नहीं, नोड ही नहीं है तो नोडल प्लेन भी नहीं होगा, और जहां पे नोड है वहां पे नोड है तो वहां नोडल प्लेन भी होगा। तो आपसे से ज्यादा मेडिकल में पी तक पूछेगा। मैं डी थोड़ा सा बता देता हूँ। डी अब इसे लिख लो तुम लोग, तो मैं डी बता देता हूँ, फिर थोड़ा श्रोडिंगर बता देता हूँ, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कहीं भी आपको कहीं डाउट लगता है, डाउट समझ नहीं आता है, तो आप मुझे एक काम आप सभी बच्चे कर सकते हैं डाउट के लिए। आप सभी बच्चे, हो सकता है आपकी डाउट 1 मिनट की हो सकता है 3 मिनट की हो सकता है आपकी डाउट आधे घंटे की हो सकता है।
1 मिनट की डाउट आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, रिप्लाई जरूर कर दूंगा या किसी क्लास में उससे एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। 1 मिनट में हो जाएगा, बता दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ उससे आधे घंटे लग जाएंगे तो मैं आपका उसमें डाउट सेशन ही ले लूंगा उस पूरे क्लास में, सो दैट आपके अगर ढेर सारे डाउट होंगे तो उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आप इतने क्वेश्चन करके करिए, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ बस। ठीक है, इसको लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया करो बच्चों ना, जिससे ना पता हो वो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख। नोड, यहाँ पे यहाँ पे एक नोड होगा, यहाँ पे एक प्लेन होगा, प्लेन का नाम पी एक्स, एक्स वाई, जेड एक्स, जो भी नाम है जो बताया मैंने वो अपने से लिखते रहिए ना, थोड़ा सा चीज़ें तो अच्छा रहेगा। अब आप सोचे कि टीचर समझा भी दे लिखा भी दे, फिर अच्छा समझा भी दे लिखा भी दे तो फिर टीचर एग्जाम भी दे दे आपको, तो अच्छा रहेगा कि नहीं? आपका एग्जाम मैं ही देखने चला जाऊं आपके लिए अच्छा होगा ना? कितने लोग रेडी हैं कि मैं एग्जाम देने चला जाऊं? तो तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी तो वो वहां पे भी मैं चला जाऊं फिर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। डाउट क्लियर नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया शेप ऑफ ऑर्बिटल में। एस समझ में आ गया, पी समझ में आ गया। अब जरा डी की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल। देखिए जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 तरह के डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल यहाँ लिख देता हूँ 5। कौन कौन से? एक, जो बच्चा इस बार 12th में है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 5 डी ऑर्बिटल है। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल है, बना भी लीजिए, साथ साथ बनाते भी रहिए। इसको लेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसका नाम है बच्चे, याद रख लीजिएगा इसका नाम डी जेड स्क्वायर। 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जेड एक्स कहेंगे ना तो ये एक्स और वाई, जैसे एक्स वाई कह रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन के बीच में ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन के बीच में होगा। यहाँ वाई जेड कह रहे हैं तो एक एक्सिस वाई रख लीजिएगा, दूसरा जेड रख लीजिएगा। यहाँ जेड एक्स कर रहे हैं तो इसे जेड रख लीजिएगा, एक्स कर लीजिएगा। एक्स वाई कर रहे हैं तो ये एक्स और ये वाई, मतलब अलोंग द एक्स वाई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही ज्यादा होगी तो उसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई करेंगे, वी स्क्वायर करेंगे। लेकिन इन बिटवीन एक्स वाई होगा, इन बिटवीन एक्स वाई होगा तो मैं उसको एक्स वाई डी एक्स वाई नाम दूंगा। ठीक है, डी जेड स्क्वायर मतलब ये एक्सिस होती है जेड, जेड, तो जेड वाले पे सबसे ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं नोड की बात करूं, यहाँ पे मैं अगर नोड की बात करूं तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, जैसे इसका जो शेप होता है डी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डबल डंबल होता है, डबल डंबल। ये डबल डंबल, दो एक डंबल इधर से लाओ, एक जो लोग कसरत करते हैं है ना, आदित्य करता होगा शायद, तो आदित्य देखो अगर डंबल उठाते हो बेटा शिव भोजन तो दोनों डंबल को जोड़ दो तो दो डबल डंबल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डबल डंबल शेप का होता है डी ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा अब ये जो 5 तरह के हैं तो अब देखो दोनों डंबल को जो जोड़ोगे, जैसे मैंने अब देखो ये इस रूम को मैं एक्सिस बना देता हूँ, ऐसे एक्स इस लोब में गया, इस लोब में गया, ऐसे ऐसे समझ लो ये एक्सिस था ऊपर नीचे और मेरा हाथ जैसे जा रहा है, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब ये और एक लोब ये 4 लोब। तो इस पॉइंट पे नोड मिलेगा ना, मुझे इस पॉइंट पे नोड मिलेगा ना, सो भी बता बेटा सौम्या, इस पॉइंट पे नोड मिलेगा ना, और इस पॉइंट से अगर पास होने वाला जो प्लेन होगा वही तो नोडल प्लेन होगा।
तो यहाँ पे दो नोडल प्लेन मिलते हैं, यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन मिलते हैं, यहाँ पे दो नोडल कोण मिलते हैं, दो नोडल कोण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे मिलता है, देखो ये ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो यहाँ पे कोण मिलता है, बाकी पे नोडल प्लेन मिलता है। आपसे प्लेन का नाम नहीं पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लेन ये मैथमेटिक्स हो जाएगा, पूरा मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करके आपको प्लेन का नाम बताना पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा, इधर दो प्लेन मिलेगा, एक इधर से एक इधर से, इसमें एक इधर से एक इधर से, यूं यूं, यहाँ पे दो कोण मिलेगा यूं, मतलब ऐसे, एक कोण नीचे एक कोण नीचे पर। तो ये हो गया डी ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल जो होता है, एफ ऑर्बिटल, अब ध्यान से सुन लो इसे। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक, पत्तियों जैसा होता है, इसलिए मैक्सिमम बुक में एफ का शेप नहीं बताया गया, या कहीं कहीं बताया गया तो लीफ लाइक डायरेक्ट लिख दिया है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए एफ पे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। एफ जो होता है 7 टाइप का, जैसे 5 तरह का तो वो 7 तरह का होगा, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, एफ इज कॉम्प्लिकेटेड एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइन लिखो। और इसको मैं बता देता हूँ कैसा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ऐसा बन गया, ऐसा रहेगा, ढेर सारा उसके चारों ओर तुम्हें कोण वो दिखेगा, ये रिंग दिखेगी, तो ऐसा होता है ये, है ना, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए एफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना। तो क्या आपको आज के पूरे टॉपिक में जो मेजर पोर्शन थे समझ में आ गया? नोड समझ में आ गया, नोडल प्लेन समझ में आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड हाफ फील्ड समझ में आ गया, शेप ऑफ ऑर्बिटल समझ में आ गया, समझ में आ गया सारी चीजें। लास्ट में आपको मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताता हूँ, 4-5 चीजें बताऊंगा, वही पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा, कहीं नहीं आएगा नीट में, कहीं आज तक मैंने मेरे पास जो बुक है ये 33 ईयर्स के चैप्टर वाइज 1998 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर है, कभी भी आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। बट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ चांस बना तो इससे ज्यादा जो मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, और ये आपका चैप्टर का एंड होगा, और इसके बाद मैं आपको पीरियाडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और ध्यान रखिएगा, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, 2 या 3 लेक्चर में पीरियाडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलेंगे। टफ चैप्टर निकल गए हैं, आप बोलेंगे तो मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना, वो भी हमें फोकस करना है। दूसरा चीज़ हमें क्या, इसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग उठा लूँगा, ये भी कर सकता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो थर्ड चैप्टर पे हम जब जाने वाले हैं, तो अगला यानी जून की अगर मैं बात करूँ तो जून में आपका थर्ड फोर्थ 4-5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, अगर आपकी ऐसी क्लास चलती रही तो। चलिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक हिजेंसबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, हिजेंसबर्ग, जिसने हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी रूल दिया था, ठीक है। अजीत, अनुराग, हिजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेंसबर्ग के साथ ही दूसरे कंट्री में श्रोडिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था जो वर्क करता था। आपको मैंने ये भी बताया था कि न्यूटन थे, मैक्सवेल थे, दोनों में फाइट हुई थी। वो न्यूटन बोलता था कि मैं कणों के सिद्धांत को बात करूंगा, और हिजेंसबर्ग बोलता था मैं वेव्स की बात करूंगा, ठीक है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रॉगली, उसने क्या किया कि भाई लड़ाई मत करो, तुम भी सही हो तुम भी सही हो, और उसने वहां पे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन की बात की थी सुबह, जिसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म में मैंने बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सभी बच्चों की ड्यूटी है कि जिस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो एक पेपर पे वो फार्मूला लिख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई।
तो सॉर्डिंग उसी के, तो जो वेव इक्वेशन है, वेव की तरह हम बात करते हैं, डी ब्रॉगली ने बता तो दिया वेव की तरह, तो वेव कैसे वेव की बात करें, तो वहां पे वही इक्वेशन दिया था सॉर्डिंगर ने, जिसका नाम रखा गया सॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। यानी कि जो अ, जो लाइट की हम बात कर रहे हैं, वेव किस तरह के वेव की बात करेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कभी भी सॉर्डिंगर वेव इक्वेशन, मतलब जो वेव्स होते हैं छोटे पार्टिकल पे, कभी भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करता, लेकिन सॉर्डिंगर वेव इक्वेशन छोटे पार्टिकल के साथ साथ बड़े पार्टिकल पे भी काम करता है। तो ये बहुत ही, बट ये आपका एक्सपेरिमेंट, मतलब काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो अब दूसरी बात देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने आपको ये बोला है, एक टर्म बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो इफ एनी प्लेस, दैट प्लेस इज नोन एज नोड। ठीक, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। ये सपोज किया जाता है कि, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट, बहुत लंबे डिस्टेंस तक की भी बात करें तो मैं ये नहीं बोल सकता कि वहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। मैं ये बोल सकता हूं कि टेंडिंग टू जीरो है, मतलब लगभग लगभग जीरो के बराबर है, जीरो नहीं है, ऐसा नहीं बोलता मैं, ऐसा कोई नहीं बोलता साइंटिस्ट। और ऑर्बिटल वो प्लेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी है, उस प्लेस को मैंने ऑर्बिटल नाम दिया। तो 10% जो आपने छोड़ दिया है, तो 10% कितनी भी दूर जा सकता है। ठीक है, तो ये माना गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लिखना चाहे तो लिख लें आप लोग, ये लाइन मैं जो बोल रहा हूँ, इट इज सपोज दैट, इट इज सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, probability of finding of electron at infinite distance cannot be zero. Let us find that probability of finding of electron at infinite distance cannot be zero. At infinite distance पे कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। अच्छा, आप देखिए कई बच्चों को हिंदी इंग्लिश में तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती होगी। जो बच्चा हिंदी इंग्लिश यूपी बोर्ड और ये था, मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कोशिश की है डुअल लैंग्वेज में बताने की, और भले मैं आपको पॉइंट्स लिख देता हूँ कि ये देखिए, और आपको बाद में इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ये इक्वेशन समझ में आ जाएगी। जो वेव फंक्शन है, वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, जो त्रिशूल जैसा दिख रहा है ना, ये त्रिशूल, ये साई है, इसका नाम होता है साई। ठीक है, साई, ये त्रिशूल, इसको क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, वेव फंक्शन। अच्छा जी, अच्छा, वेव फंक्शन को ये बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूरी तक भी जीरो नहीं हो सकती। तो क्या वेव की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू क्या माइनस हो सकती है क्या? अगर जीरो ही नहीं हो सकती है तो माइनस भी तो नहीं हो सकती भैया, जीरो नहीं होगी ये तो क्लियर, तो माइनस भी नहीं होगी। लेकिन 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 अगर आप वेव की बात करें, वेव इक्वेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, तो ये तो वेव यानी साई की बात हो रही है। इसलिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होती है, लेकिन क्या मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, क्या मैं साई का स्क्वायर कर दूं, तो उस केस में आपका फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगा क्या? अगर मैं साई का स्क्वायर कर दूं, मान लीजिए माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो साई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, साई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। साई को बोलते हैं वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर का नाम होता है, ये बस इतना ही लिखिएगा जितना बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का कर्व भी होता है, वो जेईई में आता है, आप में नहीं आता, तो उसे छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए शॉर्डिंगर ने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, वेव इक्वेशन की बात की, तो उसने क्या किया, उसको डबल डिफरेंशिएट किया। देखिए यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब अगर किसी को दो बार उसका स्क्वायर कर दीजिए तब कभी भी वैल्यू हमारे जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब मुझे बताइए, जो वेव है मेरी जो आवाज है, जैसे आपको मैं ये मार्कर की बात करूं, तो इस मार्कर को बताने के लिए मुझे एक्स प्लेन पे भी जाना पड़ेगा, वाई पे भी जाना पड़ेगा, जेड पे भी जाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये एक्स है तो मुझे इधर वाई पे भी जाना पड़ेगा और इतने डिस्टेंस पे भी जाना पड़ेगा जेड पे। अरे बात समझ, किस या कहीं पे भी आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पे एक फैन को देख लीजिए, जिस रूम में बैठे हैं आप पंखा लगा होगा, तो उस पंखे तक जाने के लिए आपको एक्स वाई जेड क्या तीनों प्लेन पे जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो एक्स वाई पे चला जाऊंगा, तो जाके देखिए एक्स वाई पे कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं, वो एक्स और वाई पे जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। एक्स पे भी जाना पड़ेगा, वाई पे भी जाना पड़ेगा, जेड पे भी जाना पड़ेगा। तो क्या वेव के लिए मैं उसे तीनों ही डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएट कर सकूं क्या? तीनों ही डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या? तो देखिए यही है, वेव फंक्शन को उसने डबल डेरिवेटिव लिया। जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएट किया यहाँ पे। यहाँ सेकंड वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट किया, फिर जेड के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट किया। और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट की वैल्यू आती है, उस कांस्टेंट की वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एम आपका मास है, और ब्रैकेट में ई मतलब एनर्जी है, वी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, इन ब्रैकेट के बाहर आपका साइज, दैट इज इक्वल टू 0। यही है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब जो वेव फंक्शन आया उसे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, स्क्वायर, और ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ हमारी मतलब कुछ चीज़ें भी आएंगी, कुछ कांस्टेंट भी आएंगे, उस कांस्टेंट को देख लीजिएगा। और ई और जेड, ई और वी, यही है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दो चीज़ आने के चांस है, एक तो आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, दूसरा चीज़ आपको साई और साई स्क्वायर पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, साई जो है आपका वेव फंक्शन है, और साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कभी जीरो नहीं हो सकती। इसलिए मैंने साई को स्क्वायर किया हुआ है, सो दैट आपके ग्राफ में प्रॉब्लम ना आए। तो ये वेव का इतना ही चीज़ है, जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ज़्यादा पढ़ना है, मतलब मुझे अब तो महारत हासिल करनी है, तो वो बच्चा इंजीनियरिंग की क्लास में मैं थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ाऊंगा। इंजीनियरिंग के भी बच्चे और ज़्यादा डेप्थ में चाहते हैं, तो कभी आपका मन हुआ और कभी मेरे पास टाइम मिला तो आप पढ़िएगा, क्योंकि ये एमएससी का टॉपिक है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में जितना है उतनी पॉइंट्स मैंने बता दिया कि साई स्क्वायर क्या है, साई क्या है, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और ई माइनस वी करेंगे। ई क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये चीज़ ये फॉर्मूला है। तो होप आप लोगों को सारा चैप्टर मैंने क्लियर करा दिया, खत्म करा दिया है, आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। जाते जाते थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए, इतना मेहनत से पढ़ते हैं आप लोग, टाइम लगाते हैं। तो ठीक है, मिलें फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप क्लियर है सभी को सारी चीज़ें? चलिए, तो हम होप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीरियडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दूंगा, और उसके 2-3 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अच्छे से जल्दी पढ़िए, है ना। और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, जिसे नोट्स चाहिए मैं आपको दे तो सकता हूँ, बट वो पूरा या तो इंग्लिश में होगा, थोड़ा या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा कवर कर रहा होगा। तो आपके लेवल पे जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।